नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस में 27 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी ने ये नियुक्तियां की हैं। अब 400 में से 342 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। तो कुल 400 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है और एक एक कर कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। एक और लिस्ट जारी की गई है, 27 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ये लिस्ट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लिस्ट जारी करने के बाद अब 342 कुल ब्लॉक अध्यक्षों की अब तक नियुक्ति हो चुकी है। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, अब कितने बचे हैं और क्या लग रहा है और कितना वक्त लगेगा इन नियुक्तियों को पूरा करने में? देखिए, लगभग हम कह सकते हैं कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां जो है वो काफी संख्या में कर दी गई है। 400 में से 342 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। 327 को अगर जोड़ा जाए तो 400 ब्लॉक अध्यक्षों में से 342 की नियुक्ति पीसीसी ने कर दी है और 23 की नियुक्तियां भी जल्दी कर दी जाएगी। अब जो ब्लॉक अध्यक्ष बचे हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा सर्वप्रबल है, जहाँ पर नाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पीसीसी नियुक्तियां लगातार कर रही है उससे मान के चला जाए कि ब्लॉक अध्यक्ष पूरे हो जाएंगे। और अब उसके बाद जो मेन काम है जिला अध्यक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण पद हो जाता है, जिसपे सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि लॉबिंग भी होती है, जिसपर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें भी टिकी हुई जिला अध्यक्ष की, तो उनकी नियुक्तियां अब जल्दी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद ये की जा रही थी कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक बना दिए गए हैं उनमें तो कम से कम जो जिले आते हैं उसमें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, लेकिन अभी तक जिला की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। लेकिन अब क्योंकि जो संगठनात्मक नियुक्तियां लगातार चल रही है, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं, 2.5 साल का जो डेडलॉक था उसको तोड़ा गया है। तो अब उम्मीद की जाएगी कि शायद आने वाले समय में जल्द ही पीसीसी इन सभी कामों को कर लेगी और जल्द ही जो है संगठन पूरा बनता हुआ जो है वो दिखाई देगा। बिल्कुल सचिन, अब नियुक्तियां की जा रही हैं, सूचियां लगातार जारी भी की जा रही, हो सकता है जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो, लेकिन एक लंबे वक्त से इंतजार था और शायद स्पीड थोड़ी स्लो है। सचिन, इसका नुकसान ना हो जाए चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को जो नियुक्तियां करनी थी तो बहुत पहले कर देनी थी। अब 2.5 साल बाद नियुक्तियां हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें स्पीड कम है, लेकिन जो नुकसान होना था वो कांग्रेस को हो चुका है संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि अब जो नियुक्तियां हो भी रही हैं उन लोगों को काम करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर सरकार दोबारा से बनती है तो ही कोई जाके गुंजाइश उनके सामने बन पाएगी। इसके अलावा जो है वो गुंजाइश नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सचिन, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देर कर दी है नियुक्तियों में। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों के शहर इन दिनों एक प्राकृतिक संकट का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भूधसाव और मकानों में दरार आने जैसे मामले अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई हैं। इनमें मस्जिद और शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। मकानों में आई दरार को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। भूधसाव की सूचना मिलने पर थथरी के एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरार आने के कारण संवेदनशील बने मकानों को खाली करा लिया गया है। करीब 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर से शिफ्ट किया गया है। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक घर दरार आने के बाद पूरी तरह से ढह गया। देखिए, जो सिचुएशन को वरी डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन जी और उनके सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। सर 21 स्ट्रक्चर्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी तक है। लोगों को कहाँ किया गया है? सर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिनने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे। इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई। और खबर दिल्ली से है। जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देना और दंगा भड़काने के आरोपी
शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत ने बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें अब भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा। बता दें कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया था। बता दें, शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और इससे जुड़े कई अन्य मामलों में विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब है कि जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शर्जील पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए तोड़ देने की बात की थी। और बात हिमाचल प्रदेश की, जहां की राजधानी शिमला के कोटखाई में गांव टाहू में शुक्रवार रात 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग में जलकर चारों मकान बुरी तरह खाक हो गए। आग लगने का कारण बिजली और शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखे सामान को भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि किसी तरह जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जो बड़ी राहत की बात है, लेकिन परिवार बेघर हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। कुल 4 मकान आग के हवाले हो गई। बताया जा रहा है कि कोई जनहानि की तो सूचना नहीं है, लेकिन भारी नुकसान पहुंचा है। और महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग ग्राउंड में कल शाम आग लगी थी। अभी भी डंपिंग ग्राउंड से धुआं और आग की लपटें उठती दिख रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और रात से ही आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं अभी तक हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। तो रात को तकरीबन 7 बजे से आग लगना चालू हो गया है और फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया तकरीबन 11 तो हो गया गाड़ी अभी। हाँ, आग अभी भी चालू है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आग अभी चालू है, लेकिन वो फिर से बुलाएंगे ना, अभी तो उनका कोशिश जारी है। वहीं गुजरात के नवसारी में एक अजब गजब बारात सामने आई। इस बारात का दूल्हा किसी घोड़ी या कार में सवार नहीं था, बल्कि जेसीबी में चढ़कर दुल्हन के घर पहुंचा। इसके लिए सारे इंतजाम खुद दूल्हे ने किया। बताया जा रहा है कि वो अपनी शादी में कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बारात में जेसीबी से जाने का फैसला किया। ये बारात और शादी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। और खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां सीआरपीएफ के जवानों के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और सरेआम दर्जनों राउंड फायरिंग कर रहे हैं। अश्लीलता भरे डांस के दौरान छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ के एक जवान ने अवैध हथियार से रात भर दर्जनों राउंड फायरिंग किए। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। दरअसल इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को बैन करने का फैसला किया। हालांकि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बैन 10 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया। जानकारी के मुताबिक दीपा कर्माकर को हाइजिमिन S3 बेटा 2 लेते हुए पाया गया। बता दें, दीपा कर्माकर साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर 4थे स्थान पर रही थी। ये ओलंपिक में किसी भी भारतीय जिम्नास्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और खबर यूपी के आगरा से है, जहां एक सड़क पर स्टंट बाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रिंग रोड पर कई गाड़ियों में सवार लड़के रेस लगाते दिखे। वायरल वीडियो में लड़के यातायात नियमों को ताक पर रखकर युवा कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो इनर रिंग रोड का बताया जा रहा है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आगरा में स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
और रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के देवघर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पत्नी के साथ बैठकर भगवान भोले शंकर की आराधना की। इस दौरान षोडशोपचार विधि से मंदिर के पुरोहित ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने अमित शाह और उनकी पत्नी को आशीर्वाद भी दिया। साथ ही दीर्घायु के साथ ही देश की उन्नति में जुटने की भी कामना की। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें झारखंड के देवघर से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा करने के लिए वे बाबा के मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्केट में उछाल पर कहा कि सभी के लिए हमारे पास कुछ न कुछ था, इसीलिए बजट को ऐसा रिस्पांस मिलने से मैं खुश हूं। बजट ने बाजार पर तत्काल प्रभाव डाला। कुछ कारणों से बाजार पीछे हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में बाजार में असर दिखने लगा और बाजार ऊपर पहुंच गया। You know, your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But you know, the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. You know, there is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस होटल में दोनों की शादी के फंक्शंस होंगे। इस शादी में सिद्धार्थ और कियारा की क्लोज फैमिली के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ गिने चुने सेलेब्स शामिल होंगे। वहीं आज कियारा आडवाणी को मेहंदी लगाने के लिए मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा राजस्थान पहुंच चुकी हैं। तो वहीं सिद्धार्थ की होने वाली दुल्हनिया कियारा आडवाणी चार्टर प्लेन से जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद रहे, जहां दोनों लोग एयरपोर्ट से होटल सूर्यगढ़ के लिए निकल पड़े। बता दें, शादी में साउथ इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स के आने की भी खबर मिल रही है, जिनमें RRR सुपरस्टार रामचरण का नाम भी शामिल है। साथ ही शादी में सिद्धार्थ और कियारा की क्लोज फैमिली के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से कुछ गिने चुने सेलेब्स भी शामिल होंगे। तो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के सबसे क्यूटेस्ट कपल ये दोनों कहे जाते हैं। फिल्म शेरशाह से इनकी कहानी की शुरुआत हुई। जब शेरशाह की ये शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान इन दोनों के बीच प्यार हुआ और अब इस रिश्ते को वो नया नाम देने जा रहे हैं और 6 फरवरी को इन दोनों की शादी होगी। शादी के बाद ये दोनों परिणय सूत्र में बन जाएंगे। इसे लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। सूर्यगढ़ में ये दोनों शादी करने वाले हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से भी ज्यादा मेहमानों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। सूर्यगढ़ को फूलों से सजाया जा रहा है और खास तौर पर जो तैयारियां हैं वो कपड़े को लेकर हैं। अलग अलग डिजाइनर इनके कपड़े और कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन कर रहे हैं। और अब बात जैसलमेर की, जहां स्वर्ण नगरी में मरु महोत्सव के दौरान राजस्थानी रंग सजा है, लेकिन उसमें ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। खासकर विदेशी सैलानियों में तो इसे लेकर गजब का क्रेज है। जैसलमेर के डेडांसर मैदान में हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने प्रतिभागिताओं से बातचीत की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 की धूम देखने को मिल रही है। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के डेडांसर मैदान में और यहाँ
ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आप देखिए ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है, उसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। देशी विदेशी पर्यटक अपने कैमरों में जो ऊंट श्रृंगारित है, रेगिस्तान के जहाज को श्रृंगार किए हुए के कैमरे में अपनी तस्वीरें कैद कर रहे हैं और लगातार उत्साह देखा जा रहा है। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में 7 लोग यहाँ के और BSF के जवान भी इसमें शामिल है और युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए उत्साहित भीड़ है, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं और जो प्रतिभागी वो भाग ले रहे। और देखिए मरु महोत्सव में हर वक्त हर समय रेगिस्तान के जो जहाज है उनको लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा, वो विशेष होता है। वो हमारे साथ कई लोग भी ऊंट पालक मौजूद है, श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा ऊंट पालक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका है और कितने समय से तैयारी कर रहे हो? सर मेरा नाम रोहित है। मैं इसी साल मैंने पहली बार ही भाग लिया है और ऊंट को श्रृंगार करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। पहले इसे नहलाया जाता है, फिर इसे सजाया जाता है और फिर इसको यहाँ पे प्रतियोगिता में लाया जाता है। जो ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले में युवाओं भी शामिल है, बुजुर्ग भी और BSF के जवान भी है। जो DNP के आदेश के बाद कार्यक्रम निष्ठ करने के बाद पर्यटन व्यवसाय में निराशा हाथ लगी और ऊंट पालक है, रेगिस्तान के जहाज है, वो मरु महोत्सव का इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मरु महोत्सव आएगा और हमारी आमदनी होगी और हमारी इनकम भी होगी। लेकिन कार्यक्रम निष्ठ से निराशा हाथ लगी। हमने युवा पर्यटन व्यवसायी से बात की, ऊंट पालक से भी बात की है और जैसलमेर में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगी और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के बाद कई कार्यक्रम होंगी। देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचे और अतिथिगण भी यहाँ मौजूद कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी पहुंच गई है और जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे भी कार्यक्रम पहुंच गए हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। और अब बात डूंगरपुर की, जहां एक परिवार परेशान है पथराव से, आगजनी से। घर में आग कौन लगा रहा है पता नहीं, पथराव कौन कर रहा है पता नहीं, बस आगजनी और पथराव से नुकसान झेलना पड़ रहा है। मदद के लिए पुलिस से गुहार भी लगा चुके हैं, बता चुके हैं कि कोई घर में आग लगा रहा और पथराव कर रहा है। मामला धम्बोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता पंचायत के राखड़िया गांव का है, जहां 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 2 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। मजबूरी में परिवार अब घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही कार्रवाई होगी। पहले तो हमारे घर में आग लगी, फिर एक छोटा लड़का था तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई दिया जल रहा है, ज्यादा बड़ा यूं करके यहाँ पे कहना आया। तो एक पप्पू नाम का है, वो दौड़ के गया तो ये तो आग लग रही है करके पानी लेके बुझाई आग। और जाते जाते तो जो था वो कपड़े थे पेटी में और अनाज था वो जल गया था। साहब पत्थर दे पहले दे फर्स्ट में सार में आग लगी थी, और बाद में पत्थर चालू हुई ने एक सप्ताह पहले लगभग 2 टोले भी सार पासी फिरनी बढ़ी गई है। आज सुधा पत्थर पड़े, आ बहिरो सूर सब सिंह करे जा तैयार है, पण कई अनी बात नो खबर पड़तो अंत अब जो है ने अणी दुनिया में फरी फरी थाकी गया, भटकी भटकी, पण कोई एम नहीं कहतो का मटी जाए क्या एम था एम केवा लगतु है ने। हमें हमारी था एटली कोशिश की है, फिर भी हमें सरकार ने 3 दाड़े कीधु तो पछाड़ा बाद सरकार बाहर नहीं गया, क्योंकि सरकार अब साबुत मांगे, हम पाके साबुत है नहीं, पत्थर ऊपर आवे ऊपर के पड़ी हमें पत्तू नहीं पड़ता। चूरू के सादुलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेल के टैंकर से शराब की तस्करी की जा रही थी। अवैध शराब के खिलाफ सादुलपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 410 अवैध शराब के कार्टन जब्त कर लिए गए हैं। NH 52 पर लसेड़ी टोल नाके के पास ये कार्रवाई की गई। 2 आरोपी तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, और 2 आरोपी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध शराब का जखीरा पुलिस ने जब्त कर लिया है। और जोधपुर रेलवे स्टेशन की अब जल्द ही काया पलट होने वाली है। रेल बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए।
जिसके मुताबिक अब जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का कार्य सहमति बनाकर किया जाएगा। रेल डीआरएम जोधपुर मंडल गीतिका पांडे ने कहा है कि रेल मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि आरएलडी के जो आर्किटेक्ट हैं वो डिजाइन को फिर से बनाएंगे, जिससे कि ऐतिहासिक विरासत को बचाते हुए रेलवे स्टेशन का पूर्ण निर्माण हो सके। जोधपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आर्किटेक्ट्स हैं आरएलडीए के थ्रू मास्टर प्लान जो बना, इसकी डिजाइन बनी है, उसको थोड़ा सा रीडिजाइन करेंगे, जिससे जो जन भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, जिसमें विरासत को, ऐतिहासिक जो धरोहर है और जो यहाँ का आइकॉनिक हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको समग्र रूप से लेके फिर कार्य किया जाएगा। तो यही दिशा निर्देश है अभी। धन्यवाद। देखिए, अभी जो रेल बजट या हम कहेंगे बजट में जो भी रेलवेज के लिए प्रावधान है वो आप लोग सब अभी सुन ही रहे थे। तो जैसा बताया गया हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कि इस बार कैपिटल आउटले जो मिला है रेलवेज को वो 2.41 लाख करोड़ मिला है, जो गत वर्ष से 49% ज्यादा है। अगर ये हम देखते हैं तो इसका पूरा उद्देश्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वंदे भारत के लिए और अमृत भारत स्टेशन जैसी और जो विकास की स्कीम्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो और आगे जो सबका विकास, देश का विकास है, उसके लिए भारतीय रेल एक ग्रोथ इंजन की तरह इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ सके। लागत करोड़ों रुपए, मकसद लोगों का इलाज, और इसे बनने में लगा 13 महीने और नतीजा अभी तक अस्पताल शुरू नहीं। मामला सीकर के गुंगारा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 30 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ और 23 मार्च 2021 को पूरा हो गया। 8 जुलाई 2021 को सीएचसी का भवन विभाग को हैंडओवर किया गया, लेकिन इसके बाद भी आज तक इस भवन में सीएचसी को शुरू नहीं किया गया, जबकि ग्रामीण पिछले कुछ दिनों से लगातार सद्बुद्धि यज्ञ भी करा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग के बाद भी इस भवन को यहां पर शिफ्ट नहीं किया गया है और अभी भी पुराने जर्जर भवन में अस्पताल चल रहा है और सरकार के लाखों रुपए लगने के बाद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये हमारे गांव गुंगारा की सीएचसी का भवन है। नव भवन निर्माण होके तैयार होके आज इसको 3 साल हो गए हैं। इसका निर्माण कार्य 2019 में चालू हुआ और मार्च 2020 में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हॉस्पिटल राजनीति की भेंट चढ़ गया। पहले इसका लोकार्पण होने में भी काफी समय लगा। सरकार ने आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए गांव में सीएचसी स्वीकृत की और भवन भी बनाकर तैयार करवा दिया। 13 महीने पहले ये भवन हैंडओवर भी हो गया, लेकिन आज तक इसमें अस्पताल को शुरू नहीं किया जा रहा है और पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के इतने रुपए लगने के बाद भी आखिरकार जिम्मेदार क्या चाहते हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।